देखो, कंदों का विकास होता है हमेशा जड़ों से। जी। ये पोटास का बैक्टीरिया है मेरे पास, अच्छा जी। और मेरे पास में फास्फोरस का बैक्टीरिया है, जी। मेरे पास नाइट्रोजन की बैक्टीरिया है। जी। नहीं करता हूँ जिसका दुष्प्रभाव मानव जीव पर खेती में अपनी में खाली पानी का उपयोग नहीं करता। अच्छा, खाली पानी। बड़ी चीज क्या है कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि झुलसा है क्या चीज। जी। झुलसा आता किस कारण से है? जी। काले और ब्राउन कलर के, कहना चाहिए कत्थई रंग के धब्बे आना बिल, शुरू होता है। बिल, पौधे के अंदर ताकत है जी। और संश्लेषण क्रिया अच्छी कर रहा है। जी। पूरी जो नोक है वो सफेद होती है, वो पीली पड़ती है। तो उससे बेहतर तरीका है कि आप चूना लाए और चूने आलू में फुला, उससे आलू में फुलावा आता है। फुलावा। इसमें लोग ऑर्डर दे के जाते हैं कि मुझको इतना आलू चाहिए। तो इस ये 40 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक सेल होता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अपने एक ऐसे किसान भाइयों के पास पहुंचे हैं जो अपनी आलू की खेती को पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं। ना किसी प्रकार की रासायनिक खाद, ना किसी प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो आलू फसल से कैसी पैदावार लेते हैं, कैसे फसल की देखरेख करते हैं, ये जानकारी किसान भाइयों के माध्यम से साझा करेंगे। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहां एक तरफ हमारे जो किसान भाई रासायनिक खाद दवाओं से आलू की खेती करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और ये हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी आलू फसल में ना के बराबर लागत लगाते हैं और मुनाफा भरपूर लेते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय दीजिए साहब आप अपना। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी। मैं योगिंदर चौधरी, जी। गांव कमालपुर, ब्लॉक मुरसान, जिला हाथरस, जिला जैविक प्रमुख हाथरस। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, सबसे पहले तो आलू की कौन कौन सी आपने वैरायटी लगा रखी है और कितने एकड़ आलू लगा रखा है? मेरा लगभग 3 एकड़ आलू है। जी। जिसमें आपका नीलकंठ, जी। चिपसोना, जी। सूर्या और 37 यानी 4 वैरायटी। 4 वैरायटी लगा रखी हैं आपने। अगर हम आज बात करें तो आपकी जो आलू फसल की अवधि है वो कितनी हो गई है? मेरे आलू की अवधि जो है, आज इस समय जब खड़े हुए हैं हम, ये 98 दिन की पूरी हो गई। 98 दिन की। तो स्थिति जैसे फसल की हम देख रहे हैं, 98 दिन के हिसाब से जो फसल है उसका जो रंग है वो होना चाहिए, वो स्थिति है। तो कैसे कैसे आपने इस फसल की देखरेख की है? बुवाई का मैं पहले आपको बता चुका था, जी। लेकिन उन्हें बता दूं मैं कि बुवाई के समय मैंने इसमें जी। खल जी। 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, यानी कि सरसों की खल 20 किलो प्रति बीघे के 100 हिसाब किलो को एकड़ के हिसाब से, और चूना 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लगाया। 25 किलो एकड़ के हिसाब से चूना। तो बुवाई के पूर्व, हाँ, बुवाई के समय पर आपने हाँ। बेसल डोज में। बेसल डोज। अच्छा, उसके बाद में जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, शुरुआत में जब फसल उगकर तैयार हो जाती है, 20 दिन 22 दिन जब पानी का समय होता है, उस समय यूरिया का प्रयोग करते हैं ग्रोथ के लिए। तो उस समय आप बढ़वार के लिए क्या प्रयोग किया था उस समय? बढ़वार के लिए मैं कोई प्रयोग नहीं करता। वैसे मैं जब भी इसमें स्प्रे देता हूं तो एक नाइट्रोजन मैं अपने यहाँ स्वतः तैयार करता हूँ, जी। जिसे कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। जी। गाजर घास कहते हैं, सफ़ेद फूल वाली घास कही जाती है। जी। वो 20 किलो वजन में लेकर के कुटवा कर जी। मशीन से जी। उसको हम एक ड्रम में डालते हैं और उसमें गाय का यूरिन डालते हैं, करीब 20 लीटर। जी। गाय का पेशाब जी। 20 लीटर डालते हैं और उसमें 50 ग्राम फिटकिरी, और वो 1 सप्ताह के बाद वो लगाने योग्य तैयार हो जाए। तो उसकी जो स्प्रे है आप आलू फसल में कितनी बार कराते हैं? उसकी फसल का स्प्रे जो कराते हैं हम, जैसे 2 स्प्रे करा रहे हैं, 3 करा रहे हैं, 4 कराते हैं हम, उनमें उसको कंटिन्यू डालते रहते हैं। कंटिन्यू डालते रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बढ़वार के लिए। अगर हम जैसे कंदों की संख्या की बात करें, जैसे काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं जो रासायनिक तरीका से खेती कर रहे हैं, माइक्रोराजा का प्रयोग करते हैं, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो कंदों की संख्या के विकास के लिए उस समय आप क्या प्रयोग करते हैं? देखो, कंदों का विकास होता है हमेशा जड़ों से, जी। और जड़ों का विकास होता है जब हम उसमें जी। ह्यूमिक लगाएंगे। जी।
जड़ का विकास करता है आपका फॉस्फोरस भी, जी जड़ का विकास करता है आपका एजोक्टाबैक्टर भी है, जी जड़ के विकास के लिए माइक्रोराजा भी है। जी ये बैक्टीरिया कल्चर में आते हैं, इनका जब उपयोग किया जाता है जी। तो जड़ें स्वतः ही बड़ी होती चली जाती हैं। माइक्रोराजा का तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहता है जी। और माइक्रोराजा को घर पर तैयार किया जा सकता है। मेरा मार्केट से खरीदा हुआ कोई माइक्रोराजा, तो वो कैसे तैयार होता है? वो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बहुत लेंदी है, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। नहीं सब सूक्ष्म बता दूं, वो मैं चावल से तैयार करता अच्छा, आप चावल से तैयार हूं, करते चावल हैं? से तैयार करता हूं। और उसको भी मैं पानी के साथ जी। सिंचाई के समय लगा देता हूँ। अच्छा अच्छा, जी, सिंचाई के समय। सिंचाई के समय। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, आपने जो जड़ें जैसे विकास करेंगी तो कंदों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, बढ़ती है। उसके लिए आप चावल का प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग होता है, साथ में क्या है कि जैसे पोटेशियम के मेरे पास बैक्टीरिया कल्चर है। मैं वही आपसे एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे हमारे किसान भाई शुरुआत में डीएपी का प्रयोग करते हैं, पोटास की पूर्ति आप कैसे करते हैं? पोटास की पूर्ति होती है, पोटास का बैक्टीरिया है मेरे पास, अच्छा जी। और मेरे पास में फास्फोरस का बैक्टीरिया है, जी मेरे पास नाइट्रोजन की बैक्टीरिया है, जी मेरे पास आपका जिंक का बैक्टीरिया है जी। और सिलिकॉन का बैक्टीरिया है। तो ये कहीं से परचेज करने पड़ते हैं या इनको देखो, खुद? मेन बात ये है कि हम अगर कोशिश करते हैं, जी देखिए ऐसा है कि ये कल्चर जो है घर पे भी तैयार किया जा सकता है। जैसे हम एक बार को ये कहें कि हमको फास्फोरस का तैयार करना है, जी तो रॉक फॉस्फेट आती है। फास्फोरस तैयार करना है तो फास्फोरस का बैक्टीरिया फास्फोरस ही खाता है। जी रॉक फॉस्फेट आती है, जी आप परचेज करते हैं, जी और उसको गाय के यूरिन में, गाय के पेशाब में, गौमूत्र में, जी गाय के गोबर में और आपका छाछ मिला करके उसको आप रख दें, तो धीरे धीरे फास्फोरस के बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाएगा और उसे आप सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ, पानी के साथ उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे पूरी पूर्ति होती है। उससे पूर्ति हो जाती पूरी है। पूर्ति होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ही जमीन का मुख्य आधार है। वनस्पति का जो आधार है वो बैक्टीरिया है। तो आपने जैसे फास्फोरस की जानकारी बता दी, पोटास की बता दी, जैसे एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे आपकी आलू फसल है, अगर इसमें खरपतवार उगता है तो खरपतवार का प्रबंधन कैसे करते हैं देखिए, फिर आप? खरपतवार का प्रबंधन में कोई वीडीसाइड नहीं लगाता। जी जो एक केमिकल पौधे को सुखा सकता है, जी जब उसका अंश किसी फल में जाएगा तो वो एक मानव जीव पर क्या प्रभाव डालेगा। जी। तो फिर उसका प्रबंधन कैसे होता है? उसका प्रबंधन मैंने अपने लेवल लगा करके जी। सारा खरपतवार उखड़वा दिया है। लेकिन दवा का प्रयोग दवा नहीं? प्रयोग नहीं करता मैं, कोई कीटनाशक और ना कोई खरपतवार नाशक, जी। ऐसी किसी दवा का प्रयोग नहीं करता हूँ जिसका दुष्प्रभाव मानव जीव पर हो। पूरी तरह से पूरी तरह से जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती। अच्छा, जैसे सिंचाई करते हैं, जैसे यूरिया का जैसे की जगह पर फिर उस समय क्या प्रयोग करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक जीवाणु जल का बहुत बड़ा आधार है। जी जीवाणु जल मेरे यहाँ 5,000 5,500 लीटर का एक टैंक है, जी। उससे जीवाणु जल तैयार होता है और उस जीवाणु जल को मैं हर सिंचाई में अपने पानी के साथ देता हूँ। पानी के साथ में, तो उसका प्रयोग कितनी बार फिर होता है फसल में? उसका जितने पानी मैं यूज करूँगा, जी। मैंने इनमें अब की बार 4-5 पानी लगा दिए हैं। 5 पानी लगाने पर मैंने हर बार उसका उपयोग किया, जीवामृत का? जीवामृत। अच्छा, उसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो एकड़ के हिसाब से क्या मात्रा रहती देखो, है? एकड़ के हिसाब से होता क्या है कि हम मात्रा हमने नापा तो नहीं है कभी, जी क्योंकि हम एक टैंक को जी। 5,000 लीटर के को हम 10 बीघे 2 एकड़ में लगा देते हैं। कितनी बार में? एक बार में? एक बार में, यानी कि 2 एकड़ में 5,000 लीटर का 5,000 लीटर उस पानी के साथ चलता है। पानी के साथ चला पानी देते के हैं। साथ चलता है। हाँ, तो इससे एक जो भी हमारे किसान भाई जैसे जानकारी को और देखेंगे उसका फायदा क्या होता है, जी। सबसे बड़ा फायदा क्या है, जीवाणु जल जब भी आप अपनी खेती में लगाएंगे जी तो जो मिट्टी की कठोर स्थिति है जी, वो मुलायम बन जाती है।
वो मुलायम हो जाती वो है। मुलायम हो जाएगी। तो और उस कंद की फसल के लिए मिट्टी का मुलायम होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक। तो उसकी जो प्रयोग है, आप जितनी बार पानी लगाते हैं मैं हर पानी के हर साथ पानी पर लगाता प्रयोग हूँ। होता है। मैं कभी खेती में अपनी में खाली पानी का उपयोग नहीं करता। अच्छा, खाली पानी का। यदि मेरे पास जीवाणु जल नहीं भी है जी तो मैं उस स्थिति में सड़ा हुआ गाय का गोबर जी उसको पानी के नाली में डाल देता हूँ, एक बैग में डालकर जी। कट्टे में भर के, और उसका पानी उससे रिस के निकलता रहता है। उस निकलता रहता है। अच्छा, ये यहाँ तक की स्थिति आपने बता दी। मैं आपसे दो तीन चीज़ और हैं जो बड़ी अहम हैं। एक चीज़, जब आलू फसल पर अगेती झुलसा की बात करें या पछेती झुलसा की बात करें, आलू फसल को काफ़ी हद तक ये रोग प्रभावित करता है, तो उससे कैसे बचाव करते हैं? सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि झुलसा है क्या चीज। जी झुलसा आता किस कारण से है, जी किस तत्व की कमी से आता है। जी। झुलसा जब भी आएगा आपका पोटेशियम की कमी के कारण झुलसा आता है। अच्छा। पोटेशियम खेत में हमने डाला हुआ है, लेकिन एक पोषक तत्व अगर कोई कम है जी तो वो पौधे को प्राप्त नहीं हो पाता, जी। वो उस पोटेशियम को लॉक कर देता है। जी ऐसे ही कैल्शियम लॉक हो जाता है, जी इसी तरह से आपका फास्फोरस लॉक हो जाता है। जी। तो ये जब पोषक तत्व कम है तो ये लॉक हो जाएगा। तो उन खेतों में आपने पाया हुआ कि झुलसा का रोग बहुत जल्दी आता है। जी। लोग कहते हैं कि हमने तो इसमें पोटास बहुत लगाया था बिल्कुल कहते हैं और फिर भी और लगाते भी हैं। हाँ, फिर भी झुलसा आया है, लेकिन पत्तों पर तक वो पोटेशियम पहुंच नहीं पाया। झुलसा का रोग हमेशा पत्तों से प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग पे जब देखोगे शुरुआत में जी। पत्तों पर काले और ब्राउन कलर के, कहना चाहिए कत्थई रंग के धब्बे आना शुरू होता है। बिल्कुल। जब धब्बे आना शुरू होता है तो पौधा धीरे धीरे पत्ते झड़ना शुरू हो जाता है और नीचे से पौधा सूखना शुरू हो जाता है। जी। ये झुलसा रोग है। तो पोटेशियम का स्प्रे कर दे उसमें। अगर किसान भाइयों को ये दिक्कत आ रही है तो पोटेशियम का स्प्रे करें। और जो वायरस उसके साथ होता है, उस वायरस के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम छाछ में मठई के अंदर तांबे का पात्र डालकर जी। 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो उसमें आपका तामांश की मात्रा बढ़ जाएगी और जी। तामांश की कमी से पौधा पीला पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो वो वायरस फिर तामांश की वजह से वायरस पौधे पर अटैक नहीं करता। तो इनकी मदद से जो आप जैसे आलू फसल है आपकी, उसमें जैसे झुलसा का बचाव कर देते हैं उससे। अच्छा, अगर एक चीज़ और, आलू के जो कंद हैं उनके विकास के लिए काफ़ी हमारे किसान भाई तरह तरह के जो पीजीआर होते हैं, जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उसको लगाते हैं। आप क्या लगाते हैं फिर? देखिए, केवल मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, मैं 6 वर्ष से लगातार इस खेती को करता चला आ रहा हूँ। जी कंद की का फलाव जो होगा, जी जब पौधे के अंदर ताकत है जी और संश्लेषण क्रिया अच्छी कर रहा है, जी तो पौधे का कंद अपने आप फलाव लेता है। जी उसमें केवल हमको ध्यान ये देना है कि पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है। जी। और पोषक तत्वों की पहचान किसान पेड़ से कर सकता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हमारे खेत में है तो पूरे खेत के नीचे के पत्ते आपको पीले दिखाई देंगे। ये नहीं है कि एक कोने में मेरे पत्ते पीले हैं और पूरे खेत के हरे हैं, तो वहाँ ये मान लें कि उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि पूरे खेत के अंदर हम देखते हैं कि नीचे के पत्तों पर पीलापन आ रहा है, तो उस स्थिति में आप नाइट्रोजन का यूज करें। जिस समय पत्ते का किनारा झुलसा हुआ दिखाई देता है हमको, उस समय पता लगता है कि इसमें पोटेशियम की कमी चल रही है। जब धब्बे आना स्टार्ट होता है पत्ते पर, तो उससे पता लग जाता है कि इसमें पोटेशियम की कमी है। और हरापन अगर कम होता है पौधे में, तो हम ये मान लें कि इसको मैग्नीशियम की आवश्यकता है, मैग्नीज की आवश्यकता है। जिस समय पौधे की पत्ते की ऊपरी जो नोक है वो सफ़ेद होती है, वो पीली पड़ती है, तो उस समय पे क्या है कि वो जिंक की कमी को बताता है। तो पौधे को देख करके किसान को पता लग जाता है कि भाई मेरा खेत किस चीज़ को मांग रहा है। उसी पोषक तत्व का अगर आप प्रयोग करेंगे तो फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और कम लागत में आप अपना उपचार कर देंगे। यहाँ
मेरा ये किसान भाई खड़े हुए हैं, इनके खेती में इन्होंने अब के जितना भी प्रयोग किया है वो सब ऑर्गेनिक यूज किया है। और हाँ, पहले नाम पूछ लूँ, इन्हें नाम बताओ। सत्येंद्र सिंह। तो जैसे ये हमारे किसान भाई हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, तो आपने भी इनको देख के छिड़काव करें 3-4 जो ऑर्गेनिक दवा लगाई है आपने इनकी देख रेख में, तो आपने तो इन्हीं की मदद से लगाई है ना? हाँ, जिनपति लेके लगाइए सब। हाँ, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। कोई खर्चा ना है। हाँ। तो रिजल्ट कैसा चल रहा फिर फसल को? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो सर जाके फुलाव की क्या स्थिति देखिए, है? फुलाव के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता पड़ती है जी बोरोन की भी आवश्यकता पड़ती है जी और आपका जी। पोटास की आवश्यकता है। तो कैल्शियम के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप चूना लाएं और चूने को एक बर्तन में मिट्टी के में जी भिगोएं, उसमें इतना पानी रखें कि वो पानी हमको यूज में प्रयोग में लिया जा सके। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आपने चूना का नाम लिया है, तो चूना जैसे मार्केट में एक तो होता है पाउडर फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है और एक डेली टाइप में आ रहा है। देखिए, डेली टाइप का जो है जी। जो नमी से खिलता है जी, वो चूना बेहतर होता अच्छा है, वो बेहतर रहता है। क्योंकि वो पानी के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसके सारे तत्व कैल्शियम के वो पानी में चले जाते हैं। पानी में चले जाते हैं। पानी में चले जाएंगे। पानी जब ठंडा हो जाएगा, पानी को लें आप, ऊपर से पानी को नितार के निकाल लें और उसमें बोरोन में जो तैयार करता हूँ वो सुहागा, आपने सुना होगा जी सुहागे से अपने यहाँ ला करके तैयार करता हूँ। उसको पीस के बारीक कर दिया और उसको पानी में घोलकर चूने में मिलाकर उसका स्प्रे करा और उसी में हम पोटेशियम के बैक्टीरिया डालते हैं। उसी उससे आलू में फुलाव उससे आलू में फुलाव आता है। अच्छा, जाकी बिक्री को क्या हिसाब किताब रहता है साहब? देखिए, बिक्री का हिसाब का मैं बता दूं आपको कि जब आदमी को पता है, जिन लोगों को ये पता है कि ऑर्गेनिक है और 100% ऑर्गेनिक है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं होती। और एडवांस में लोग ऑर्डर दे के जाते हैं कि मुझको इतना आलू चाहिए। तो इसको देखने के लिए, जैसे आपके गांव की बात करें, आसपास के लोग आते हैं देखने के लिए? इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। सठिया से आए हैं कुछ लोग। अच्छा, सठिया से। हाँ, अजरोई गांव सुना होगा आपने, वहाँ से आए हैं। एक सादाबाद के पास बहादुरपुर है, वहाँ के लोग आए हैं। और आपका ये क्या नाम है, कृपा नगला है एक, वहाँ के आए हैं। मकटई के आए हैं, छोटुआ नबीपुर के आए हैं। अच्छा, छोटुआ नबीपुर। हाँ जी, यानी कि 20-30 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जो लोग आपका यूट्यूब देखते हैं जी, उनसे उनको ये जानकारी मिलती है कि भाई कोई किसान वो कर रहा है। यहाँ आपका असरोई गांव है, वहाँ के किसान है, और सब किसानों का एक ही, जब उन्होंने आकर के मेरी लैब को देखा है जी, सारे बैक्टीरिया कल्चर को देखा है, तो वो कहते हैं कि हम भी आपकी तरह से खेती करेंगे, चाहे हम स्टार्टिंग पर 5 बीघे में ही क्यों न करें, क्योंकि जहर मुक्त खेती का उद्देश्य वो भी अपने दिल में लिए बैठे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक हमें क्यों करना चाहिए जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अपनी ही संतान को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं जी। जब हम जानते हैं कि हम इसमें कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और उसी को हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, तो मेरा बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल। वो रोगित होगा। धीरे धीरे ये एक, कहना चाहिए, स्लो पॉइजन का काम करता है, और स्लो पॉइजन जब शरीर में जाता है तो वो कैंसर की बीमारी तैयार करता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने खाने के योग्य अपने खेतों में कुछ ना अगर कुछ, आपके पास 2 बीघे जमीन है तो आधे बीघे में अपना ऑर्गेनिक बनाना शुरू करें। अपने परिवार को कम से कम ऑर्गेनिक खिलाएं, अपने परिवार को ऐसा भोजन दें जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर, उनके मन पर, उनके शरीर पर अच्छा प्रभाव। शुरुआत तो करें, कम से कम शुरुआत करें, और इसके लिए जिस किसान को जिस चीज़ की आवश्यकता है, मैं हर समय तत्पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, मैं रोकना चाहूँगा कि इसकी पैदावार की क्या स्थिति रहती है? देखिए, पैदावार की स्थिति का मैं बता दूं आपको कि पैदावार इसमें 40 बैग से ऊपर ही एवरेज निकल के आएगा। अच्छा, 40 से ऊपर ही, यानी कि 200 पैकेट एकड़ के हिसाब से। इससे कम नहीं आएगा। हाँ, तो रासायनिक में लागत भी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इसका जो रेट है जी,
ये 40 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक सेल होता है। और जब किसान अपना शुरू करेंगे तो मैं किसानों को सहयोग दे करके उनका एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार कराऊंगा जी। और वो उसको सेल करने के लिए उसके आधार पर सेल करना शुरू कर देंगे। कुछ आपके पहले इंटरव्यू जो हुए, जो आपने वीडियो बनाए थे, जी उनमें लोगों ने पूछा था कि साहब इसका मार्केट हम ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे। बिल्कुल। ऑनलाइन सेल करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको ऑनलाइन का ज्ञान होना चाहिए। जी हमारा प्रचार का माध्यम केवल ऑनलाइन होना चाहिए। ये जो वीडियो बन रहा है ये एक तरह से ऑर्गेनिक खेती का प्रचार है जी और इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ जी। और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने कीमती समय को निकाल करके जी। एक ऑर्गेनिक खेती पर किसानों को जागरूक करने के लिए आए। बिल्कुल।